हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। यस सर, आज हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, दिस इज द नेम ऑफ योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। इसके पहले हम लोगों ने बेसिक्स देखे ही हुए हैं। आज हम लोग AS1 को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। क्या है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1? नाम है इसका, जैसा कि नाम है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। सर, ये डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? डिस्क्लोजर का मतलब होता है टू शो और टू प्रेजेंट। इट मीन्स वी आर नीडेड टू प्रेजेंट समथिंग। व्हाट वी आर नीडेड टू प्रेजेंट, दैट इज योर अकाउंटिंग पॉलिसीज। एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये नाम हमारे सामने बेसिक्स में, यानी जब हम लोग पास्ट में पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग, कई बार आया होगा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज। यस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दीज अकाउंटिंग पॉलिसीज, व्हाट आर दे। लेकिन हाँ, ये नाम आपने कई बार सुना है। यू आर वेरी मच फैमिलियर विद द पर्टिकुलर दिस टेक्निकल वर्ड। हाँ, इसको हम कहते हैं, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मैथड्स से जनरेट हुआ है। जो हम अपना अकाउंटिंग करते हैं ना, तो वहां से जनरेट हुआ है ये वर्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मैथड्स। आप जरा सोचें कि अगर हम बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के काम करें, अगर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बिना किसी स्टैंडर्ड के प्रिपेयर करें, ओनली बाय अप्लाइंग द मेथड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, तो हमारा अकाउंट्स सर सही होगा। दिक्कत क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट रूल हर कोई फर्म अगर यूज करेगी तो प्रॉब्लम कितने है? अरे नहीं भाई, प्रॉब्लम है, कई जगहों पर प्रॉब्लम है हमारे साथ उन डेबिट क्रेडिट रूल्स के होने के बाद। जैसे जैसे समय बीतता गया, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, धीरे धीरे चीजें चेंज होती गई और आज इस तरह से आ चुकी हैं कि हम लोग ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आगे तक पहुंच गए हैं, जिसका नाम है इंड AS, जिसको हम लोग कहते हैं फुल फॉर्म में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये इंड AS जो है वो इंटरनेशनल लेवल को बीट करता है। जो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं इंटरनेशनल लेवल की, उनको हम लोग यहां पर अब सीखते हैं। लेकिन हम लोग फिलहाल वो इंटरनेशनल यानी इंड AS की बात नहीं कर रहे। वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट इंड AS, जो हमारे इंडियन एनवायरमेंट के हिसाब से बना हुआ है, इंडियन फर्म और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन चूंकि अब फाइट इंटरनेशनल लेवल की होती है, अगर कोई बंदा है वो हमारी फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, देख रहा है, वो आज इस साल का अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा है तो उसको दिख रहा है कि 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया इस कंपनी ने। चलो इस कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को भी देखते हैं। उसने हमारे पास्ट परफॉर्मेंस के लिए पास्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को उठाया। अब एक बात बताइए, जो लास्ट ईयर्स का PL स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होगा, उसमें जो हम लोगों ने मैथड्स यूज किए होंगे, पॉलिसीज यूज की होंगी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज किए होंगे, क्या वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स और पॉलिसीज मैंने इस साल भी यूज की होगी या की जानी चाहिए या नहीं? अगर आप कहते हैं इस साल का प्रॉफिट 10 करोड़, पिछले साल का प्रॉफिट 8 करोड़, तो विच वन इज गुड? सर ये 10 करोड़ वाला अच्छा है। हो सकता है, मैंने क्या बोला? हो सकता है मैंने कुछ मैथड्स में चेंजेस कर लिए हूं और उन मैथड्स में चेंजेस करने के कारण ये प्रॉफिट मेरा 10 करोड़ आ रहा है। अगर मैंने वही मैथड यूज किए होते जो मैंने लास्ट ईयर में यूज किए थे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय, और उन्हीं मैथड्स को इस साल अप्लाई किया होता, देन माय प्रॉफिट वुड हैव बीन ₹6 करोड़। तो बताओ, पिछले साल का 8 और उसी मैथड्स को यूज करने पर इस साल का प्रॉफिट 6 करोड़। तो बताओ, क्या मैंने आपको सही इंफॉर्मेशन दी या गलत? तो आप कहेंगे सर ये तो धोखा है ना। हाँ जी, ये धोखा ही हुआ। इसी से बचने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक मानक, एक स्टैंडर्ड्स तैयार किए गए ताकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करे, ताकि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, दे कैन टेक अ डिसीजन, वो किसी फ्रूटफुल नतीजे तक पहुंच सके। अब समझ में आई बात? हाँ सर। तो यहां पर कहा गया कि जो अकाउंटिंग मैथड्स, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने इस साल यूज की हैं, नाउ यू आर नीडेड टू फॉलो द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मैथड्स इन द नेक्स्ट ईयर। सर क्या है, थोड़ा और डिटेल में बताइए। चलिए मैं यहां पर थोड़ा आपको बता दूं। पहले जितना मैंने बोला उतनी चीजें मैं पहले खत्म कर दूं।
द पर्पज ऑफ दिस एएस इज टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर समझ में आया जो आपने 10 करोड़ 8 करोड़ और 6 करोड़ का एग्जांपल दिया था। बाय रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन ऑर्डरली मैनर। होता क्या है, हम लोग को यह बोला गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट, हम लोग को तो यह बताया गया है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। हम लोग को यह बताया गया है सर इसमें ना हमारा पीएल स्टेटमेंट होता है, सर इसमें हमारी बैलेंस शीट होती है, सर इसमें ना हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। लेकिन आप ये समझ लें इसमें नोट्स टू अकाउंट्स भी होता है। ओके, इसमें चौथी चीज ऐड हो गई, नोट्स टू अकाउंट्स। बेसिकली हम जितनी भी बातें कर रहे हैं ना इस समय, हम इसके लिए बात कर रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट्स की। हमने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया, हम अपने स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं। यू नो वेरी वेल, आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए देयर आर सो मेनी डिफरेंट मेथड्स, फीफो मेथड, लीफो मेथड, हीफो मेथड, एवरेज स्टॉक मेथड, बेस स्टॉक मेथड, फलाना मेथड और डिमाका मेथड। अब उनमें से किसी एक मेथड को मैंने चुन लिया सनम। तो अगर मैं उनमें से किसी एक मेथड को चुन लेता हूं तो यह कहा जाएगा कि मैंने अपने फर्म की अकाउंटिंग के लिए, अपनी कंपनी की अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट कर लिया। यानी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, if there are so many methods, now I'm just going to pick any one of these methods for my accounting purposes. Now this selection is called selection of accounting policies. Is it clear? तो अब इस पॉलिसी को मैंने फीफो मेथड चुना। नाउ आई हैव टू शो इट अंडर द नोट्स टू अकाउंट्स दैट व्हाइल वी वर वैल्यूएटिंग आवर क्लोजिंग स्टॉक और द स्टॉक इन ट्रेड वी फॉलोड फीफो मेथड और वी फॉलोड लीफो मेथड और वी फॉलोड एवरेज स्टॉक मेथड, बेस स्टॉक मेथड और वेटेड एवरेज स्टॉक मेथड, वॉट एवर द केस इट इज। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या बोलता है वैल्यूएशन के लिए। मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर ये बताया, सही नहीं बोला लेकिन हाँ आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। यस, नोट्स टू अकाउंट्स में हमको शो करना पड़ेगा। हमने अपने जो डेप्रिसिएशन के मेथड हैं, हमारे डेप्रिसिएशन के कई सारे मेथड्स हैं, WDV मेथड, SLM मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, फलाना मेथड, डिमाका मेथड। हर मेथड का आंसर अलग अलग। और एक बार मैंने अगर अपने किसी अकाउंटिंग पॉलिसी मेथड ऑफ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के मेथड को चुन लिया तो मुझे वो नोट्स टू अकाउंट्स में शो करना पड़ेगा। इसी तरह प्रोविजन से रिलेटेड अगर मैं कोई मेथड चुनता हूं, इसी तरह इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन से रिलेटेड मैं कोई मेथड चुनता हूं, यस दिस इज द प्लेस वेयर आई हैव टू शो ऑल दोज अकाउंटिंग methods which I have selected for my accounting purposes in different areas. I have to place all those things at a single place and that is known as notes to accounts. इसके अलावा भी कुछ चीजें आती है नोट्स टू अकाउंट्स में, अभी घबराने की जरूरत नहीं, बस इतना समझें। दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये याद रखें, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होता है। आज तक चूंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो आप लोगों को यही बताया गया, यही बोला गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। वी वर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट द नोट्स टू अकाउंट्स, बट राइट नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर नीडेड टू नो वेरी वेल अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट दिस 4 थिंग्स। The first one is balance sheet, second one is PL statement, third one is your cash flow statement, the last one is your notes to accounts. अच्छा, अब कहता है इनको हमें इसमें शो करना पड़ेगा। अगर हम शो करते हैं तो हमारे लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स के लिए ये बहुत आसान हो जाएगा कंपैरिजन करना। मेरी ही फर्म का इस साल का पीएल मेरी ही फर्म का पिछले साल का पीएल से आप सही डिसीजन ले पाओगे। मेरे फर्म के पीएल का कंपैरिजन किसी दूसरे फर्म के पीएल से कंपैरिजन करने लायक हो जाएगा, क्योंकि उसका भी नोट्स टू अकाउंट्स और मेरा भी नोट्स टू अकाउंट्स जो भी मिसमैच्ड होंगी अकाउंटिंग पॉलिसीज में, यू कैन फाइंड इट आउट। तो हम लोग तो ये कर सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए। जब आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना तो अकाउंटिंग पॉलिसीज को यहां लिख देते हैं, दैट इज ओके। क्या होती हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज सर, कुछ डिटेल्स में बता दीजिए। ये हैं डिफरेंट एरियाज जहां पर आप फाइनेंशियल स्टेट पॉलिसीज को यूज करते हैं। डेप्रिसिएशन का मेथड, कंस्ट्रक्शन के समय एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस,
ट्रांजैक्शंस, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यूएशन और ट्रीटमेंट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन या ट्रीटमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का ट्रीटमेंट और उसका वैल्यूएशन, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड सो मेनी थिंग्स, सो मेनी अदर। तो इसके अलावा भी कई चीजें आती हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जहां पर हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज होती हैं, दैट्स इट। तो ये तो समझ में आया कि हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी चुनते हैं, और एक बार मैंने कहा, एक बार मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी चुन ली, सो मैंने चुन ली। गाना था ना दिल मांगे मोर का, मैंने चुन लिया, मैंने चुन लिया, मैंने चुन लिया सनम। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ, आगे की लाइन दिमाग में चल रही थी, तो सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। जब भी हम किसी अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करते हैं तो दिमाग में ये बात हमेशा होनी चाहिए कि ऐसी पॉलिसी का सिलेक्शन करें जिससे हमारे बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट हो सके, सच्चा और उचित, सच्चा और सही नहीं, करेक्ट नहीं। अकाउंट में मैं मैथमेटिकली करेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फेयर व्यू की बात कर रहा हूं, ट्रू एंड फेयर व्यू। जब आप ऑडिट सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो ये वर्ड हर जगह यूज होगा, हर एक पेज में एक बार तो आ ही जाएगा। तो ट्रू एंड फेयर व्यू, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना चाहिए, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू का प्रेजेंटेशन देना चाहिए। जब भी हम किसी पॉलिसी को चुनते हैं ना तो कुछ चीजों का ध्यान में रखते हैं। सम कंसिडरेशंस आर टू बी kept in mind while selecting the accounting methods. The first one is prudence. Prudence, substance over form and materiality. यानी आपको यह ध्यान में रखना है consideration while selecting the accounting policies. The first one is prudence, substance over form, and the third one is materiality. ये तीन चीजें क्या हैं ये? अगर आप लोगों को याद हो तो आपने बेसिक्स अकाउंटिंग में अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में कंसिस्टेंसी कंसेप्ट्स को पढ़ा था, याद आया? नहीं याद आया? उसमें यह बताया गया था कि वंस वी ऑप्ट एनी अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग मेथड, देन वी आर नीडेड टू फॉलो द सेम अकाउंटिंग मेथड, नॉट ओनली इन दिस ईयर, नॉट ओनली इन द नेक्स्ट ईयर, but in the subsequent year too we are needed to stick with that accounting policy. तो हम इन अकाउंटिंग मेथड्स को आसानी से चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया, आपको उस साल, अगले साल एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स आपको सेम अकाउंटिंग पॉलिसी को चुनना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, सो दैट द यूजर्स कैन टेक डिसीजंस, यूजर्स कैन become the user friendly of the financial statement as well as the जो हमारा भ्रम की स्थिति पैदा करना होता है दिमाग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर के, विंडो ड्रेसिंग वाला काम होता है, वो काम ना होने पाए, लोगों को आप डाउट में ना रख पाए, ठीक है ना। तो लेकिन हाँ, ये भी मैंने आप लोगों को बेसिक्स में बताया था कि इन तीन वजहों से, इन तीन रीजंस की वजह से यस यू कैन चेंज योर अकाउंटिंग पॉलिसी। नॉर्मली आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इन तीन रीजंस की वजह से आप किसी एक रीजन के होने पर आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। क्या है वो रीजन? इफ एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स टू चेंज योर अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बोलता है बदल ले तो बदलना तो पड़ेगा, है कि नहीं? अगर कोई एक्ट, स्टैच्यू और लॉ जिससे हमारा बिजनेस गवर्न होता है, जिसको हमें कंप्लाई करना पड़ता है, वो एक्ट, स्टैच्यू और लॉ हमसे कहता है कि अपने मेथड को बदल ले तो हमें बदलना पड़ेगा। और तीसरा बहुत ही फ्लेक्सिबल है, कहता है अगर आपको तो लगता है ऐसा वैसा सपना, अगर आपको लगता है कि आपके इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने से अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेटर प्रेजेंटेशन होगा पहले वाले के मुकाबले की तुलना में,
then yes, you can change. Then there are three reasons. If any one of these three condition is fulfilled, you can change your accounting policy. What are those reasons? If accounting standard requires to change, if any act, statute or law requires to change, if due to these changes our financial statement will show a better presentation than our earlier presentation, then yes, we can change our accounting policy. Only by having these three reasons you can change your accounting policies. In the normal situation it is not possible at all. ऐसा नहीं है कि इस साल लगा चलो बदल लेते हैं, डेप्रिसिएशन का WLV से SLM पर ले आते हैं, की फर्क पैंदा, अगले साल फिर SLM से ना हम चले जाते हैं सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से, की फर्क पैंदा, बहुत फर्क पैंदा, आप ऐसा कर नहीं सकते ना जी। तो जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करेंगे इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। जब भी आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन करेंगे इन तीन कंसिडरेशंस को ध्यान में रखेंगे, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियलिटी। प्रूडेंस कहता है कि आप अपने फोर्सिबल फ्यूचर को देखकर, आप किस बिजनेस का साइज क्या है, प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बिजनेस का साइज क्या है और आने वाले समय में आप अपने बिजनेस को कहाँ सेट करते हुए देखना चाहते हैं, फोर्सिबल फ्यूचर क्या है आपके बिजनेस का, एक तो वो देखना पड़ेगा, किस तरह का नेचर है, साइज क्या है बिजनेस की, उस हिसाब से आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चुनना पड़ेगा। दूसरा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इंपॉर्टेंस आपको देना है जीस्ट को, एसेंस को। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, लीगलिटी के बजाय आप रियलिटी को ज्यादा प्रमोट करेंगे। सब्सटेंस ओवर फॉर्म को एक तरह से आप कह सकते हैं लीगलिटी वर्सेस रियलिटी। तो अगर रियलिटी ज्यादा रियलिस्टिक हो तो वहां पर हम उसी मेथड को चुनेंगे जो ज्यादा रियलिस्टिक हो, जो हमें ज्यादा रियल नेचुरल चीज तक पहुंचा सके, जो हमें उसके नेचर के ज्यादा करीब हो, ना कि लीगलिटी को देखना है। लीगलिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें यहां पर जब हम अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन करते हैं तो हमें रियलिटी को ध्यान में ज्यादा रखना है, ना कि लीगलिटी को। ठीक है ना। चलिए, तीसरा है आपका मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंस, आप अपने बिजनेस के किन एस्पेक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वहां कौन सा अकाउंटिंग मेथड आपको ज्यादा सूट करेगा, उसके हिसाब से आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करेंगे। यानी जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो इन तीन चीजों को ध्यान में रख करके आप उनका सिलेक्शन करेंगे, मैटेरियलिटी, प्रूडेंस एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मैटेरियलिटी, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मैटेरियलिटी, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मैटेरियलिटी। इनका ध्यान में रख करके आप काम करेंगे आगे। अब बात आती है सर, जब हम किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, आपके सामने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखा गया है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब तक तो ये समझ में आया ना आपको कि जब भी हम किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करते हैं तो उसको रीड करते समय ये ध्यान में रखना है कि इसके साथ एक नोट्स टू अकाउंट्स भी जुड़ा हुआ होगा। और अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो केवल बैलेंस शीट और पीएल देख करके ही उस पर आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते, बल्कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो लास्ट में जो नोट्स टू अकाउंट्स लिखा रहता है उनको ध्यान में रख करके आप जब रीड करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी और ज्यादा यूजफुल तरीके से आप डिसीजन ले पाएंगे। चलिए, इतना अभी तक की क्लियरिटी है। जब भी आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे ना, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने आ गया, आपने पीछे देखा नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ चीजें वहां से मिल गई, अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन ये तीन चीजें ऐसी हैं जो आप मान करके चलेंगे, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो आप मान करके चलेंगे कि वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉलो की गई होंगी। अगर इन तीन में से कोई चीज फॉलो नहीं की गई होगी, इसका मतलब फिर वो नोट्स टू अकाउंट्स में स्पेशली उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। यानी अगर कुछ ना लिखा हो, कुछ ना दिया हो, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, देन यस आई हैव टू एज्यूम दैट दीज थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर फुलफिल्ड, दीज थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर फॉलोड। ये हम मानते हुए उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। लेकिन if any one of these fundamental accounting assumption is not followed, then yes, it must be mentioned and disclosed under the notes to account separately. मेरी बात समझ में आई? अब तक मैंने कहा कि yes, it is you to opt your accounting policy which suits to your business. That's it. आपके पास कई ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से किसी एक ऑप्शन को पिक कर लो और साल दर साल उसको चूज कर सेलेक्ट करते रहो, उसी मेथड से आगे बढ़ते रहो। उन तीन में से कोई एक रीजन पूरा होता है तो आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो। अकाउंटिंग पॉलिसीज के मैंने कई एग्जांपल आपको दे दिए, बात खत्म हो गई ना। और जब भी इनका सिलेक्शन करोगे तो आप प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मैटेरियलिटी को ध्यान में रख करके ही इनका सिलेक्शन करोगे। बस अब तक मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको बताया। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं, मैंने कहा कि जब भी आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करते हो तो आप उसमें ये तीन चीजें तो मान लो कि वो होंगी ही होंगी। अगर नहीं होंगी इन तीन में से कोई चीज तो वो प्रूडेंस नोट्स टू अकाउंट्स में स्पेशली डिस्क्लोज किया होगा। सर वो
कौन से 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं जो हर एक एंटिटी नॉर्मली फॉलो करती है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या है और एक्रूवल कंसेप्ट क्या है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले कि ये आपने बेसिक्स में भी पढ़ रखा है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्लियरली सेज वंस यू ऑप्ट एनी अकाउंटिंग पॉलिसी, एनी अकाउंटिंग मेथड फॉर योर अकाउंटिंग पर्पसेज, नाउ you are needed, you have to stick with that accounting policy not only in this year but in the next or in the subsequent year too. You are not really allowed to change them over and again in year and year, not at all. Yes, there are 3 conditions. If any one of these 3 conditions are fulfilled, then yes, you can change your accounting policies. Number 1, if accounting standard requires, if act, statute or law requires, if due to these changes our financial statement will show a better presentation than our early presentation, then yes, we can change it. ये मैंने आपको बता दिया। this is known as consistency concepts too. तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट्स को ये बोला जाता है, इसी का दूसरा नाम है और मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसकी डिटेलिंग भी कर दी। अब मैं इसको स्किप करता हूँ। दूसरा है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कहता है व्हेन यू जस्ट passing the transactions, when you are just recording the transaction in your books of account, then you have to assume that you are doing your business not only for this year, not in the next year, but yes, for the infinite number of years you will continue your business. ये मानते हुए आपको चलना है, your business will never be shut down, your business is not going to be shut down. While you are recording the transaction in your books of accounts, while you are recording your any transaction in your books of account, then you have to assume that your business is not going to be shut down, even though actually it is going to be shut down in near future. You know very well that you have set up your business only for 5 years. Now this is your second year. In coming years, your business is going to be shut down. But while recording the transaction in the books of account, you have to assume that it will never be shut down. That's it. Only by assumption of this, you have to record the transaction. एक दो एक्सेप्शन यस फ्यूचर में आप सीखेंगे लिक्विडेशन वगैरह के समय में कंपनी के डिसोल्यूशन, फर्म के डिसोल्यूशन या कंपनी के लिक्विडेशन के समय कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, लिक्विडिटी कंसेप्ट कौन सा होता है, कैसे यूज होता है, वो फ्यूचर में देखेंगे। लेकिन आज की डेट में चूंकि आप अकाउंट्स को बिल्कुल बेहतर तरीके से जानना चाह रहे हैं, तो बस ये इतना याद रखें कि जब भी आप अकाउंटिंग एंट्री को पास करते हैं, जब भी किसी ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, आपको बस केवल इतना याद रखना है कि आपका बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद होने वाला नहीं है और ये कंटिन्यू रहेगा, ये मानते हुए आप चलेंगे। दैट्स इट। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट फॉलो हो रहा है कि पिछले साल जो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज की गई वही पॉलिसी इस साल भी यूज की गई होगी, है ना। और तीसरा है आपका एक्रूवल कंसेप्ट। आपको अच्छी तरह मालूम है कि जब भी हम बिजनेस में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, दे आर 2 मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, दे आर 2 मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। द नंबर 1 इज मर्केंटाइल सिस्टम और इसी को ही हम एक्रूवल सिस्टम भी बोलते हैं, accrual system of accounting, and the second one is cash system of accounting. जब हम बात करते हैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो इसका मतलब जितना पैसा आया एक्चुअल में मिला वही हमारी इनकम, जितना पैसा गया, जितना आउटफ्लो हुआ वही हमारा एक्सपेंडिचर। दिस इज नोन एज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूवल कहता है, मर्केंटाइल सिस्टम कहता है एक्चुअल में आपको मिलना कितना चाहिए था, दैट इज योर इनकम। जाना कितना चाहिए था, दैट इज योर एक्सपेंडिचर। एंड दिस इज नोन एज एक्रूवल और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आगे चलकर आप डिटेल में देखे होंगे आप पास्ट में, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर मैं मान लो नहीं भी देखा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, देखा जाएगा इसको, एक्रूवल कंसेप्ट को। यानी आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन ये कहता है कि जब आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने देखें तो आप मान लें गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, जब भी रिकॉर्डिंग होगी एंट्री, ये नॉर्मल बिजनेस को चलते हुए मानते हुए काम कर रहे हैं। दूसरा कंसिस्टेंसी, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज पिछले साल यूज की गई होंगी वही प्रिंसिपल पॉलिसीज इस साल भी यूज की गई होंगी, ये मानते हुए चलेंगे और इसके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स टू अकाउंट्स को देखना पड़ेगा। तीसरा है एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हम ये मानकर चलेंगे कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को इसने फॉलो नहीं किया है। इन केस अगर उसने फॉलो किया होगा तो नोट्स टू अकाउंट्स में लिख दिया होगा कि द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द और बाय अप्लाइंग द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड नॉट द एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दीज सेंटेंसेस आर मस्ट बी देयर अंडर द नोट्स टू अकाउंट्स। दैट्स इट।
तो कुल मिलाकर आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? हाँ सर। चलिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस करके। अगर आप डेविएट करेंगे कहीं से, मान लीजिए आपने कैश सिस्टम को फॉलो किया, तो आप नोट्स टू अकाउंट्स में लिख दो। अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पर नहीं प्रिपेयर किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो आप लिख दो आगे जाकर के नोट्स टू अकाउंट्स में, बट यू आर नीडेड टू डिस्क्लोज इट केयरफुली। नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। क्वेश्चन करता है, मिस्टर डी had made a right issue in 2022. In the offer document to its member, it had projected a surplus profit of 40 crores during the accounting year. The draft result for the year prepared in the either to following accounting policies and presented by the pursual deficit of rupees 10 crore. कह रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डी लिमिटेड का बनाया गया है, उसमें हम लोगों ने 40 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। कितने का प्रॉफिट दिखाया है? 40 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। जबकि अगर पिछले साल के अकाउंटिंग पॉलिसीज को यूज करते हुए अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते, तो देयर वुड हैव बीन अ डेफिसिट ऑफ रुपीज 10 करोड़ विच इज टू बी शोन बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अब एक्चुअल में वो 40 करोड़ शो कर रहा है, जबकि वो अगर पिछले साल की प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज को यूज करते तो 10 करोड़ का लॉस शो करता। जो डिटेल दी गई है क्या है, वैल्यू ईयर में क्लोजिंग इन्वेंट्री को वर्क्स कॉस्ट पर शो किया गया है, जबकि अब तक उसको प्राइम कॉस्ट पर शो किया जाता था। अब तक हम लोग स्टॉक को प्राइम कॉस्ट पर शो करते थे और उसकी वैल्यू थी 30 करोड़, जबकि अब हम उसको वर्क्स कॉस्ट पर शो करने लगे हैं और उसकी वैल्यू अब दिखा रहे हैं 50 करोड़। तो अगर आप ट्रेडिंग पीएल में मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक यहां पर 30 दिखा रहे हैं, तो आपका मान लेते हैं नेट प्रॉफिट आ रहा है 10, लेकिन अगर आप इसको 50 दिखाने लगेंगे तो ये आ जाएगा 30। बट ऑब्वियस है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट भी उस हिसाब से इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो रिजल्टेंट फिगर होती है। मेरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एग्जाम्पल देकर मैं समझा रहा हूं तो समझ में आई ये बात कि अगर हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा देते हैं, किसी भी क्वेश्चन को पिक कर लो, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाओ, ऑटोमेटिकली आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो कंपनी ने वही किया कि पिछले साल तक प्राइम कॉस्ट पर शो कर रहे थे और इस साल से उन्होंने वर्क्स कॉस्ट पर शो करना शुरू कर दिया अपने क्लोजिंग स्टॉक को। अगर प्राइम कॉस्ट पर शो करते तो शायद हम उसको 30 करोड़ पर शो करते, लेकिन अब चूंकि प्राइम वर्क्स कॉस्ट पर शो करने लगे तो अब हमें उसकी वैल्यूएशन 50 करोड़ दिखानी पड़ी, जिसके कारण मेरा प्रॉफिट 20 करोड़ बढ़ गया। यानी एक तरह से देखा जाए, जो कंपनी ने 40 करोड़ का सरप्लस दिखाया है ना, वो 20 करोड़ से माइनस होता अगर हम ये क्लोजिंग स्टॉक को पुराने मेथड से करते, यानी कि उसके बावजूद हमारा 20 करोड़ का प्रॉफिट दिखता, बस ना दिख रहा होता। दूसरा क्या कहता है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एसएलएम मेथड ऑफ सब्सटेंशियल एडिशन द ग्रॉस ब्लॉक इंस्टेड ऑफ द रिड्यूसिंग। अब तक पिछले साल तक हम डब्ल्यूडीपी मेथड यूज करते थे और इस साल से हम लोगों ने एसएलएम मेथड यूज करना स्टार्ट कर दिया, विच हैड बीन हाइदर टू अडॉप्टेड एज अ कंसिक्वेंस द चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन एट 27 करोड़ इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ 45 करोड़, जिसके कारण मेरा डेप्रिसिएशन कम चार्ज होने लगा। हाँ या ना? लोअर देन द अमाउंट विच वुड हैव बीन प्रोवाइडेड हैड द ओल्ड मेथड बीन फॉलोड। तो हमारा 18 करोड़ का फर्क आ गया। लिखा है 18 करोड़, 27 करोड़ और 45 करोड़। अगर हम नया मेथड यूज कर रहे हैं तो 27 करोड़ हम ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, और अगर हम पुराने मेथड को यूज कर रहे होते तो 45 करोड़ हमारा डेप्रिसिएशन आता। इसका मतलब डेप्रिसिएशन ज्यादा होता, खर्चा ज्यादा होता, तो लॉस ज्यादा आता। यानी 18 करोड़ मैंने अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया। अगर ये मैंने पिछले साल वाला डेप्रिसिएशन का मेथड यूज किया होता तो ये 18 करोड़ माइनस नहीं होता, बल्कि माइनस हो गया होता। यानी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस केवल 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा होता। अच्छा जी। Not to provide after sales expenses during the warranty period till the last year, provision 2% on sales used to be made under the concept of matching of cost against revenue, and actual expenses used to be charged against the provision. The board now decided to account for expenses as and when actually incurred sales during the year 600. अब तक हम लोग क्या करते थे, जितनी भी सेल होती थी उसका 2% प्रोविजन ऑन सेल्स बना लेते थे वारंटी के लिए, आफ्टर सेल सर्विस के लिए। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने उसको इस साल से दिखाना बंद कर दिया। मैंने कहा जितना खर्चा होगा ना उतना ही दिखाएंगे, जितना खर्चा होगा ना उतना ही दिखाएंगे। बस ये सोचकर मैंने इस साल मैंने प्रोविजन बनाया ही नहीं, और अगर प्रोविजन नहीं बनाया तो इसका मतलब मैंने 2 करोड़ अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया। अगर हम प्रोविजन बनाते,
600 का 2%, 12 करोड़, सॉरी 12 करोड़, 600 का 12 करोड़, तो 12 करोड़ का हमारा प्रोविजन बना होता। कितने का प्रोविजन बना होता? हमने वो प्रोविजन नहीं बनाया, जिसके कारण अगर वो प्रोविजन बनाए होते तो मुझे 10 करोड़ का नुकसान दिखता, ना 10 करोड़ का नुकसान दिखता। Provide for permanent fall in the value of the investment which fall had taken place over the past 5 years, the provision being 10 करोड़। ठीक है, ये नहीं किया गया। फिलहाल अभी हम इसको 2 मिनट बाद बात करेंगे। देखिए ना, ऊपर क्वेश्चन में बोल दिया था कि 10 करोड़ का डेफिसिट आता अगर हम पुरानी प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज को यूज करते, और वो दिख भी रहा है, 10 करोड़ का लॉस आता, बिल्कुल आता। अगर हम पिछले साल वाले ही प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज को यूज करते तो आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड हैव बीन शोन ₹10 crore एज अ लॉस डेफिसिट, बट नाउ वी आर शोइंग, आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज शोइंग 40 crore एज अ प्रॉफिट, cause there is a differences in the past years accounting principles and policies and different accounting principles and policies adopted during the current year। तो जिसके कारण हमारा ये डिफरेंस आया, 10 करोड़ का लॉस, हमारा 40 करोड़ का प्रॉफिट दिखने लगा। लास्ट लाइन क्या कहता है? अब जो जो आपने चेंज किया है ना, now all these effects have to be shown by your notes to accounts। आपका जो notes to account है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो हिस्सा है notes to account, उसमें ये डिफरेंसेस दिखने चाहिए। सामने वाले को ये पता होना चाहिए अगर पिछले साल की पॉलिसीज को यूज किया होता तो कुछ ऐसा रिजल्ट होता, ये दिखना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूजर को। जो 40 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये वैसा नहीं है जैसे नॉर्मल सिचुएशन में, ये थोड़ी एबनॉर्मल सिचुएशन में आया है, उसको पता चलना चाहिए, उसको दिखना चाहिए। Provide for permanent fall in the value of the investment which had taken place over the past 5 years, the provision being 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ का हमको प्रोविजन बनाना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने बता दी, ठीक है। कंपनी को 10 करोड़ का और प्रोविजन बनाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई है, 5 सालों में सबसे लोवेस्ट रेट पर है और अब फ्यूचर में उसके बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, तो कंपनी को 10 करोड़ उसका भी प्रोविजन बनाना चाहिए। दैट्स इट। Question number 2. ABC Limited was making provision for non-moving stock based on no issues for the last 12 months। एक स्टॉक है मेरे पास, वो नॉन मूविंग है। नॉन मूविंग या स्लो मूविंग स्टॉक वो होता है जो बहुत कम बिकता है या बिकता ही नहीं है। मान लो मैंने एक स्टॉक रख दिया एक ड्रॉर में, मतलब एक शोकेस में या अपने डिस्प्ले पर स्टॉक लग दिया और मैं इंतजार कर रहा हूँ कस्टमर आएगा, सारे सामान बिक जा रहे हैं, बस वो रखा हुआ है, उसको कोई टच नहीं कर रहा, या कभी कभार कोई खरीदता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्लो मूविंग आइटम या नो मूविंग आइटम। तो नो इश्यूज फॉर द लास्ट 12 months द कंपनी वांट्स टू प्रोवाइड ड्यूरिंग द ईयर बेस्ड ऑन द टेक्निकल इवेल्युएशन। कुछ प्रोविजन बनाना चाहती है कंपनी। टोटल वैल्यू स्टॉक का इतना है, 12 महीने के इश्यू पर कंपनी को प्रोविजन इतना चाहिए, 3.5 लाख का, जबकि टेक्निकल इवैल्यूएशन के हिसाब से 2.5 लाख आया है। डज द अमाउंट टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, कैन द कंपनी चेंज द मेथड टू प्रोविजन? तो अगर देखा जाए कि कंपनी 2.5 लाख का प्रोविजन बना सकती है, कितना? इस साल कंपनी जो है वो टेक्निकल इवैल्यूएशन पर प्रोविजन बनाना चाहती है। किसके बेसिस पर? टेक्निकल इवैल्यूएशन। तो टेक्निकल इवैल्यूएशन के हिसाब से उसको प्रोविजन बनाना है 2.5 लाख का। जबकि अगर देखा जाए कि जितना नॉन मूविंग स्टॉक है उस हिसाब से अगर प्रोविजन बनाया जाए तो दैट कम्स आउट टू 3.5 लाख, जबकि टेक्निकल इवैल्यूएशन के हिसाब से 2.5 लाख आ रहा है और कंपनी चाहती है हम टेक्निकल इवैल्यूएशन यूज करें। अब हम इस क्वेश्चन में ये मान करके चल रहे हैं, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि पिछले सालों तक कंपनी जितना रिक्वायरमेंट था नॉन मूविंग आइटम्स का उतना प्रोविजन बनाती थी, और ये फर्स्ट टाइम है जब कंपनी टेक्निकल इवैल्यूएशन को यूज कर रही है। तो यस, कंपनी कैन गो विद द 2.5 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो 1 लाख का डिफरेंस है कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? हाँ या ना? देखिए, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर वर्ड दिया भी हुआ है। कंपनी 2.5 लाख पर जा सकती है। यस, यू कैन चेंज योर अकाउंटिंग पॉलिसी, दिस इज द केस ऑफ द चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। यस, यू कैन गो विद दैट, बट यस, as far as concerned with the users, we are needed to show this effect in our notes to accounts as changes in the accounting policies. Yes, you can go with that. Mr. A is a chief accountant. The company is capitalizing the routine repair nature with the fixed asset and it is disclosing the same as the company's accounting policy. अब एक रूटीन नेचर का हमारा रिपेयर है, रूटीन नेचर का रिपेयर है, बात समझे मेरी। अब रूटीन नेचर का रिपेयर है तो एब्सोल्युटली वी आर नीडेड टू गो विद रिपेयर मींस
रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, वी आर नीडेड टू ट्रीट इट एज अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। हाँ या ना? ये तो सही होना चाहिए था ना, यही तो होना चाहिए था। अगर कोई रूटीन नेचर का रिपेयर है तो हमें उसको पीएल में ले जाना है, हम उसको कैपिटलाइज कैसे कर सकते हैं? जबकि यही किया है चीफ अकाउंटेंट है भाई साहब। क्या है? चीफ नहीं, चीफ अकाउंटेंट हैं, और उन्होंने क्या कर रखा है? कैपिटलाइज ना करके उस रिपेयर को, जो कि कैपिटल नेचर का होता है, उसको जो रिपेयर रेवेन्यू नेचर का है उसको कैपिटलाइज कर दिया है। अब रेवेन्यू नेचर का आप कैपिटलाइज कर देंगे और बाद में आप कह देंगे नोट्स टू अकाउंट्स में कि हमने ये किया है। अरे आप गलत करेंगे तो गलत को सपोर्ट करेगा क्या? क्या कोई गलत को सपोर्ट करेगा क्या? अगर आप कुछ गलत एंट्री कर देंगे और नोट्स टू अकाउंट्स में कर देंगे हमने ये गलत किया है, तो कोई माफी मिल जाएगी क्या? आप उसको सही करो ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये थोड़ी कहता है कि गलत करो और उसको डिस्क्लोज कर दो। ये कहां लिखा है कि गलत करो और डिस्क्लोज करो? अरे भाई उसको सही करो, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है गलती करने के लिए। गलती को छुपाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम आने वाले नहीं है आपके। Routine repair expenditure is revenue expenditure and must be charged to the PL account as an expenses. The current treatment is not correct, and in the AS1 disclosure is not a remedy for the wrong accounting treatment. अगर आप wrong accounting treatment कर रहे हैं, then accounting standard 1 doesn't give you any type of remedy for that. अब बात समझ में आई? तो गलत और changes in accounting policy, there is a difference between them. Question number 4. Rama Limited follow the practice of disclosing accounting policy adopted in preparation of financial statement in the directors report. एक बात बताओ, हद होती है। Auditors report और directors report, they are not the form part of the financial statement. मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 चीजें आती हैं: पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो। तो नोट्स टू अकाउंट इज द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने इन चारों में कहीं पर नाम लिया क्या डायरेक्टर्स रिपोर्ट? नहीं। मैंने इन चारों में कहीं नाम लिया क्या मैंने ऑडिटर्स रिपोर्ट? नहीं। तो जब मैंने नाम लिया ही नहीं है ऑडिटर्स रिपोर्ट और डायरेक्टर्स रिपोर्ट की इन 4 चीजों में, तो दे आर नॉट दोज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओनली द नोट्स टू अकाउंट इज द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वी आर नीडेड टू मेंशन द चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी ओनली एंड ओनली इन आवर नोट्स टू अकाउंट्स and not in the auditor's report, not in the director's report. The correct treatment is not okay. If the company is going to show the changes in accounting policy in the director's report, this is not the correct thing. It must be disclosed as a part of the financial statement. बता दिया मैंने। Rama Limited has disclosed accounting policy related to the fixed asset कि fixed asset की schedule में investment का changes in accounting policy, investment के साथ और स्टॉक का करंट एसेट के साथ। कंपनी ने क्या किया? अकाउंटिंग पॉलिसीज को अलग अलग, जिसका जहां शेड्यूल बन रहा है, शेड्यूल ये उसके नीचे उसका अकाउंटिंग पॉलिसी, ये शेड्यूल अनेक्सर्स उसके नीचे उसका अकाउंट, मतलब 50 पेज में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, 50 पेज में कैसे? मान लीजिए बैलेंस शीट में मैंने लिखा फिक्स एसेट, फिक्स एसेट के लिए गो टू पेज नंबर अनेक्सर नंबर 1, हम अनेक्सर नंबर 1 में गए, वहां लिखा है और उसके वहां पर कंप्लीट डिटेल है एसेट्स की, कंप्लीट डिटेल है एसेट की, और उसके नीचे लिखा हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी में ये चेंज हो गया, अकाउंटिंग पॉलिसी ये अडॉप्ट की गई है। स्टॉक के समय स्टॉक का और फिक्स एसेट के समय फिक्स एसेट का, इन्वेस्टमेंट के समय इन्वेस्टमेंट का। ठेंगा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्कैटर्ड योर अकाउंटिंग पॉलिसीज इन डिफरेंट प्लेसेस। You are needed to accumulate all those accounting policies at a single place and that is known as notes to accounts. That's it. आप ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते कि आप स्कैटर्ड मैनर में अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को शो करो या डिस्क्लोज करो, नहीं कर सकते, गलत है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, Rama Limited has not complied with accounting standard 22 and the same is disclosed in the notes to accounts. कंपनी का हमने तो अकाउंटिंग पॉलिसी को टच ही नहीं किया, अरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया ही नहीं। दिस इज द मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू फॉलो। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 को तो फॉलो करना ही करना है, कंपनी को फॉलो करना ही करना है। और कंपनी ने नोट्स टू अकाउंट्स में लिख दिया हमने तो किया ही नहीं, हमने तो गलती की ही नहीं, हमने तो उसको यूज ही नहीं किया। अरे भाई काहे को नहीं किया? अरे करना चाहिए था ना। मैंने कहा ना रॉन्ग चीजों की ये रेमेडी नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो ध्यान देंगे कि अगर आपको कंप्लायंस करना है तो वो कंप्लायंस करना है, बात खत्म। आप ये सहारा नहीं ले सकते कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में नोट्स टू अकाउंट्स के लिए बोला गया, मैंने वहां पर डिस्क्लोज कर दिया कि वी आर नॉट कंप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग। बात समझ में आई? कहता है व्हाट आर द फाइनेंशियल इंडिकेटर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएटिंग द assumptions ऑफ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न के अगेंस्ट में कौन कौन सी चीजें जाती हैं? फाइनेंशियल इंडिकेटर्स जो बताती हैं कि कुछ गड़बड़ है गोइंग कंसर्न में। पहला, निगेटिव नेटवर्थ।
निगेटिव वर्किंग कैपिटल, और निगेटिव नेटवर्थ है, निगेटिव वर्किंग कैपिटल है। अब रेगुलर निगेटिव नेटवर्थ है, निगेटिव वर्किंग कैपिटल है, तो इसका मतलब कम खतरे की घंटी बज रही है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को लेकर के। हाँ या ना, कंपनी बंद होने की कगार पर है, घंटियां बज रही हैं। तूने मारी घंटियां, दिल में बजी नहीं, तूने मारी एंट्रियां, तूने मारी घंटियां नहीं, तूने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां। अगर आप लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, लोन के ऊपर लोन, लोन के ऊपर लोन, लोन के ऊपर लोन, तो कभी ना कभी लोन तो आपको डुबा देगा ही देगा। एडवर्स की फाइनेंशियल फैक्टर्स, रेशियोज। अब करंट एसेट कम है, करंट लायबिलिटीज ज्यादा है, आपको किसी को पेमेंट करना है, पेमेंट जेब में है नहीं, क्रेडिटर्स बार बार डिमांड कर रहे हैं, आप उसको दे नहीं पा रहे हैं, ऑपरेटिंग लॉसेस हैं आपके पास, बार बार लॉस हो रहा है बिजनेस में, निगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, डिविडेंड देना आपने बंद कर दिया है, क्रेडिटर्स को आप पे नहीं कर पा रहे हैं, और लॉन्ग लोन अरेंज एग्रीमेंट्स को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, यानी लोन का जो हमें पेमेंट देना है ड्यू डेट्स पर वो हम पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो ये एक निगेटिव फैक्टर्स हैं जो आपके गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को हिला देते हैं। जरा ढंग से देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड ने अपनी बिल्डिंग बेची एंड गिव पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू मिनी लिमिटेड। कब? 30 सितंबर को। हावर डॉक्यूमेंटेशन लीगल फॉर्मेलिटीज आर पेंडिंग। ठीक है, 30 सितंबर को एक प्रॉपर्टी बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, और उसका पोजीशन तुरंत दे दिया, सामने वाले को तुरंत उसका पोजीशन दे दिया मिनी लिमिटेड को। एक्स लिमिटेड ने तुरंत मिनी लिमिटेड को उसका पोजीशन दे दिया 60 लाख का, लेकिन लीगल फॉर्मेलिटीज पेंडिंग है। ड्यू टू दिस द कंपनी हैज नॉट रिकॉर्डेड द सेल एंड हैज शोन द ओके। अब चूंकि पोजीशन दे दिया, बुक वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग 25 लाख जो भी हो, अब कंपनी के पास एक एसेट है जो कंपनी बेच चुकी है, एक्चुअल में एसेट जा चुकी है, पोजीशन दे दिया गया और फ्यूचर में वो होना भी है। एडवांस कंपनी ने क्या किया, चूंकि अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, लीगल फॉर्मेलिटीज पेंडिंग है 31 मार्च कर, तो कंपनी ने क्या किया कि उसको दिखा दिया कि अभी भी एसेट मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट है, और जो भी पैसा हमें सामने वाले से मिला है वो हम एडवांस की तरह दिखा देंगे। गलत ट्रीटमेंट है। एक्चुअली में आपके हाथ से तो वो एसेट निकल जा चुकी है। मैंने क्या कहा, लीगलिटी को मत ध्यान दो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म को ध्यान दो। रियलिटी क्या है, एसेट जा चुकी है, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स उस एसेट्स के जा चुके हैं। अब उस एसेट्स पर जो भी खर्चा होगा, जो भी उसकी जिम्मेदारी होगी, सामने वाले की होगी। हाँ, डॉक्यूमेंट्स और लीगल फॉर्मेलिटीज पेंडिंग है तो होता रहेगा, उससे हमारे एसेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द अल्टीमेट रिजल्ट दैट your asset has been transferred from your side to the other one person, the risk and reward related to that asset has already been transferred। तो जब एसेट से रिलेटेड रिस्क और रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो गए हैं, एसेट का पोजीशन भी दिया जा चुका है, केवल लीगल फॉर्मेलिटीज तो जानी है भैया। ये आपको सेल में दिखा देना चाहिए था, प्रॉफिट जनरेट कर लेना चाहिए था, 25 और 60 का डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल ये है कि पेंडिंग है इसलिए हमने उसको सेल में नहीं दिखाया, गलत कर रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 उसकी इजाजत नहीं देता कि आप गलत चीज़ों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का सहारा लेकर डिस्क्लोजर दिखा दें। अब बात समझ में आई, गलत गलत है। दिस वन वॉज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 एंड इन द वेरी नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट द नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तब तक के लिए आपसे टाटा और बाय बाय बोले। यस सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।